वेलकम बैक बच्चों। आज जो मैं बात करने जा रहा हूं क्लास 12 वाले बच्चों के लिए अकाउंटेंसी का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और साथ ही साथ 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस जिन भी बच्चों का एग्जामिनेशन बिहार बोर्ड 2026 में मतलब कुछ ही दिन में होने वाले हैं, वो सारे बच्चे इस वीडियो को सही तरीके से देखें और समझे। और कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है बच्चों। जैसे आपने इकोनॉमिक्स का, बीएसटी का जिस तरीके से आपने देखा है उसी तरीके से अकाउंटेंसी का भी आप देख लीजिए। आपका एग्जामिनेशन 100% गारंटी के साथ अच्छा जाएगा। तो चलिए बच्चों, आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं 100 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव्स का। जिसमें पहला क्वेश्चन की अगर बातें करें तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, इंग्लिश और हिंदी में दोनों दिया गया। मैं यहाँ पे इंग्लिश में यहाँ पे क्वेश्चंस को समझाऊंगा और हिंदी में यहाँ पे शो करूंगा। जिन भी बच्चे को हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी आपको पढ़ना है, यहाँ पे पढ़ के आप जवाब यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं जवाब देने के लिए जाऊंगा उसी तरीके से आपको क्या करना है, पहले वीडियो को पॉज कर लेना है। उसके बाद जैसे मैं आंसर दूंगा अपने आप को चेक करना है आपका आंसर कितना सही हुआ है या नहीं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है ऑल रिसीप्ट ऑफ कैपिटल नेचर आर शो इन। ऑप्शंस दिया गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ऑप्शंस बी दिया वो बैलेंस शीट, ऑप्शन सी दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ऑप्शन डी दिया गया यहाँ पे नन ऑफ दीज। आप हिंदी में भी देख सकते हो, यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है। जिन बच्चों को इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है या हम ये कह सकते हैं जिन बच्चों को एग्जामिनेशन हिंदी में देना है तो यहाँ पे दिया गया है, बात इतना से समझ लेना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ बोला गया जितना भी रिसिप्ट ऑफ कैपिटल नेचर का होता है उसको हम लोग हमेशा बैलेंस शीट में दिखाते हैं, ठीक है ना। ये पहले क्वेश्चन जवाब आपको मिल गया। यहाँ पे आप चाहो तो बी ऑप्शन हिंदी में भी एक ही बात होता है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगर 2 की अगर बात करें, बोला यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस आर शो इन। आप हिंदी में यहाँ पे देख सकते हो आउटस्टैंडिंग जो सब्सक्रिप्शंस होता है हम उसको कहाँ पे दिखाते हैं। ऑप्शन ए लिखा हुआ है एसेट साइड, ऑप्शन बी लिखा है यहाँ पे लायबिलिटी साइड और ऑप्शन सी लिखा है यहाँ पे रिसिप्ट साइड और ऑप्शन डी लिखा है नन ऑफ दीज। ऐसा नहीं है बच्चों, हमेशा जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस होता है ना वो हमेशा हम लोग क्या करते हैं एसेट साइड में दिखा देते हैं, शो कर देते हैं। अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस अगर है, ये तीनों ऑप्शंस में अगर बातें करें ये ऑप्शंस है, ठीक है ना। और भी जगह पे जाता है लेकिन इस 3 ऑप्शंस की नॉन ऑफ दिस यहाँ पे लिखा ही हुआ है, इसमें ऐसा है नहीं, लेकिन यहाँ पे एसेट साइड लग जाएगा, मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बोला यहाँ पे Which of the following is not for profit organization। इस चैप्टर से अगर आप न्यूमेरिकली क्वेश्चंस की बात करोगे तो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। एक फिलहाल यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नजर आ रहा है, तो बोला कि यहाँ पे इसमें से कौन सा नॉट अ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब यहाँ पे लाभ कमाने वाली संस्था नहीं है। तो जैसे देखो कॉलेज की अगर बातें करें, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन ए दिया कॉलेज, दूसरा दिया गया स्पोर्ट्स क्लब, तीसरा दिया मारुति उद्योग और चौथा दिया गया हॉस्पिटल्स। देखो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस होते हैं जहां पे यहाँ लिखा है निम्न में से लाभ ना कमाने वाली संस्था। तो यहाँ पे लाभ नहीं कमाने वाले अगर बातें करें, संस्था की अगर बात करें, लाभ ना कमाने वाली संस्था नहीं है। लाभ ना कमाने वाली संस्था इसमें से कौन सा नहीं है, मतलब हिंदी में तो समझ में आ रहा है, अब इंग्लिश में भी सेम ही बात लिखा हुआ है, जिसमें से कौन सा प्रॉफिट मेकर नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ देखो कॉलेज, स्पोर्ट्स क्लब, हॉस्पिटल, ये सब संस्था की अगर बातें करें ये नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात कर ले बच्चा, ये मारुति उद्योग का ये नहीं है, लाभ ना कमा, क्योंकि ये लाभ कमाता है ना। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ नहीं है, मतलब मारुति उद्योग की बातें करते हैं, जो मारुति बनाता है, कार बनाता है ना, तो वो क्या कमाता है, वो क्या करता है, अपना प्रॉफिट के लिए कराता है ना। लेकिन बहुत सारे जगह पे ऐसे मिलते हैं स्पोर्ट्स क्लब जहां पे जो है ना लाभ कमाने के मकसद से नहीं, उस तरीके से ही जो है ना वहां पे खेल खिलाए जाते हैं। अस्पताल ऐसे बहुत जगह पे है जहां पे मुफ्त का इलाज होती है, कॉलेज ऐसे बहुत जगह पे है जहां पे जो है ना फ्री में पढ़ाई होती है। तो ये लाभ कमाने वाली संस्था अगर के हैं नहीं है, ये सब लाभ नहीं कमाता है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसमें से कौन सा एनजीओ नहीं, अब ऐसे समझो, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं मारुति उद्योग एनजीओ वाली नहीं, ठीक है। ऑप्शंस क्या हो जाएगा बच्चा, सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया 4th नंबर सब्सक्रिप्शन रिसीव बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अगर सब्सक्रिप्शन अगर रिसीव होता है तो आप उसको कहां पे लिखोगे। ऑप्शन ए यहाँ पे दिया गया है कैपिटल रिसिप्ट, ऑप्शन बी लिखा हुआ रेवेन्यू रिसिप्ट, ऑप्शन सी लिखा बोथ एंड बी और ऑप्शन डी लिखा है यहाँ पे नन ऑफ द एबव। तो चौथा की अगर बात करें बच्चा, ये होता है रेवेन्यू रिसिप्ट, मतलब आयगत प्राप्ति होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। बोला गया यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब सेम इसमें
सेम क्वेश्चन ही है, लगभग में एक जैसा ही लग रहा है। इससे पहले जो क्वेश्चन हम लोग मारुति उद्योग के बारे में पूछे थे तो उसमें पर नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसमें से 4 ऑप्शंस दिया गया। यहाँ पे ए में लिखा है बिहार एकेडमिक काउंसिल, ऑप्शन बी लिखा है टाटा स्टील, और ऑप्शन सी लिखा है एयर इंडिया, और ऑप्शन डी लिखा हुआ है जेट एयरवेज। मतलब यहाँ पे आप बताओ इसमें से कौन सा एनजीओ कंपनी है, या हम कह सकते हैं एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम कह देंगे बिहार एकेडमिक काउंसिल। अगर टाटा स्टील की बात करें, जेट एयरवेज की बात करें, एयर इंडिया की बात करें, ये सब लाभ कमाने वाली संस्था है, ठीक है ना, ये सब प्रॉफिट मेकर होते हैं। लेकिन बिहार एकेडमिक काउंसिल जो है ना प्रॉफिट मेकिंग नहीं करता है, ठीक है ना। इसी वजह से ये जो है ये एनजीओ में आ जाता है, ठीक है बच्चों। तो बिहार एकेडमिक काउंसिल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर बात करें यहाँ पे 6 नंबर बोला गया लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव बाय क्लब इज क्या होना चाहिए, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज। तो हमेशा ध्यान रखे बच्चा, जितने भी लाइफ मेंबरशिप फीस जो रिसीव होता है किसी क्लब के द्वारा तो वो कैपिटल रिसिप्ट माना जाता है, इसीलिए आप क्या ऑप्शन लगाओगे, बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें, बोला गया यहाँ पे द एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लायबिलिटी, मतलब एसेट आपका ज्यादा है ओवर लायबिलिटी से। सो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इज, यहाँ पे नॉन ट्रेडिंग कंसर्न बता दिया गया है टर्म एज, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कैपिटल फंड, ऑप्शन बी एसेट, ऑप्शन सी लिखा है प्रॉफिट, और ऑप्शन डी लिखा है यहाँ पे नेट प्रॉफिट। देखो अगर एक्सेस एसेट है ओवर लायबिलिटीज में तो आपके पास क्या बचेगा, तो कैपिटल फंड। हिंदी में भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं बच्चों, जो गैर व्यापारिक संस्था में देयता पर परिसंपत्तियों के अधिकय को क्या कह सकते हैं हम, पूंजी निधि कह सकते हैं। तो यहाँ पे 7 का जो हो जाएगा वो कैपिटल फंड हो जाएगा। अगर एसेट ज्यादा है लायबिलिटीज कम है तो आपके लिए कैपिटल पूंजी की बातें कहलाएगा, ठीक है। नॉन ट्रेडिंग कंसर्न की बातें बताया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, ए कैपिटल फंड, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, बोला यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर, मतलब आप जिस ईयर का आप बैलेंस शीट अगर तैयार कर रहे हो बच्चों उसी साल का अगर बोला कि सब्सक्रिप्शन अगर आपको एडवांस में मिल जाएगा तो आप क्या करोगे, तो सिंपल सी बात है, इसको हम लायबिलिटीज मानेंगे, है ना। ऑप्शंस क्या दिया हुआ पहले इसको पढ़ लो सही तरीके से। ऑप्शन ए लिखा हुआ इनकम, ऑप्शन बी लिखा हुआ एन एसेट, और ऑप्शन सी लिखा हुआ यहाँ पे लायबिलिटीज, और ऑप्शन डी लिखा है नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा सी। हमेशा ध्यान रखें, इससे आप जो है ना 2 मार्क्स से क्वेश्चंस भी बना सकते हो, ठीक है ना। तो सब्सक्रिप्शन जब रिसीव होता है एडवांस में तो हमेशा ध्यान रखना वो भी करंट ईयर में, तो मेरे लिए क्या होता है बच्चा, लायबिलिटीज माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 बोला यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय स्कूल बाय ऑर्गेनाइजिंग एनुअल फंक्शन इज ट्रीटेड एज, अगर मान लीजिए किसी स्कूल को सब्सक्रिप्शंस मिला है स्कूल में ऑर्गेनाइज कराने के लिए, एनुअल फंक्शंस कराने के लिए, तो उसको हम किस तरीके से ट्रीट करेंगे, ऑप्शन ए कैपिटल रिसिप्ट, ऑप्शन बी रेवेन्यू रिसिप्ट, ऑप्शन सी एसेट, और ऑप्शन डी लिखा हुआ है ऑन इनकम। ऐसा नहीं है, सब्सक्रिप्शन अगर रिसीव हुआ है किसी भी फंक्शंस को ऑर्गेनाइज कराने के लिए तो वो मेरे लिए एक रेवेन्यू रिसिप्ट की तरह माना जाएगा, ठीक है ना। सो एक स्कूल द्वारा वार्षिक उत्सव के लिए प्राप्त किया गया चंदा जो इकट्ठा हुआ है, ठीक है ना, वो रेवेन्यू नेचर का हो जाएगा, ठीक है बच्चा। तो रेवेन्यू रिसिप्ट में हम लोग इसको डाल देंगे, ठीक है। तो 9 का अगर हम बात करें तो आप बी ऑप्शन लगा सकते हो, बाकी बात आप क्रॉस चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला यहाँ पे एक समान, सॉरी हिंदी में तो ठीक है आपको दिख रहा होगा, इंग्लिश बोला यहाँ पे इन एन ऑर्डिनरी पार्टनरशिप मैक्सिमम नंबर ऑफ कैन बी, कितना हो सकता है, 50 होता है। पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर ऑफ जो पार्टनर होता है मैक्सिमम पूछ रहा है, और जो कि एक ऑर्डिनरी के लिए पूछ रहा है, इसी वजह से क्या हो जाएगा 50, इसमें मैक्सिमम तो आपको क्या नजर आ रहा है, तो यहाँ पे 50 ही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 बोला यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट, इसमें से कौन सा हम लोग लिख सकते हैं, निम्न में से कौन सा लाभ नियोजन है। ऑप्शन से इंटरेस्ट ऑन लोन, ऑप्शन बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऑप्शन सी सैलरी, और ऑप्शन डी बोला यहाँ पे रेंट। तो 11 की अगर बातें करें तो हमेशा जाता है यहाँ पे चारों ऑप्शंस में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग लगा दें, याद कर लेना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कम से कम अगर मान लीजिए आपको अकाउंटेंसी में न्यूमेरिकल्स अगर नहीं बनाने आते हैं तो भैया ऑब्जेक्टिव अगर सही तरीके से आपका सबका सब सही जा रहा है तो उसके 2 मार्क्स वाले अगर बनाते हैं तो 2 मार्क्स वाले थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आप क्या बना सकते हो,
और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन जरूर बन सकता है, 2-4 क्वेश्चन, ठीक है। चलो इसीलिए आपको ध्यान से सारे क्वेश्चंस को पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 नंबर बोला यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट इज प्रिपेयर, पार्टनर्स करंट अकाउंट इज प्रिपेयर व्हेन कैपिटल ऑफ पार्टनर इज मेंटेन अंडर, किसके हिसाब से होगा, मतलब यहाँ पे बोला गया पार्टनर अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करते हैं, लेकिन कब, जब मान लीजिए पार्टनर का जो कैपिटल कैसा होना चाहिए, फ्लैक्चुएटिंग बेसिस पे होना चाहिए, ऑप्शन ए पूछ रहा है, ऑप्शन सी बोला गया यहाँ पे फिक्स्ड बेसिस पे होना चाहिए, ऑप्शन सी बोला गया इन बोथ द सिचुएशन होना चाहिए, या डी बोला गया यहाँ पे नन ऑफ दिस। देखिए दोनों सिचुएशंस तो होने के चांस ही नहीं है, ये तो ऑप्शंस होगा नहीं, ये नन ऑफ दिस की बात है नहीं। अब यही दोनों में से अगर बात करें तो पार्टनर करंट अकाउंट अगर प्रिपेयर किया जाता है और कैपिटल ऑफ पार्टनर का मेंटेन अंडर फिक्स्ड बेसिस पे जब रहता है तो उसके हिसाब से हम लोग बातें कर लेते हैं। इसी वजह से 12 का जो हो जाएगा बच्चा वो बी हो जाएगा, फिक्स्ड बेसिस पे रहेगा तभी पार्टनर करंट अकाउंट को हम लोग प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 बोला गया यहाँ पे इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव। देखिए यहाँ पे बात साफ लिखा हुआ है, अगर पार्टनरशिप अगर डीड नहीं बना हुआ है ना, अगर पार्टनरशिप डीड अगर नहीं बना हुआ है तो पार्टनरशिप इसमें हकदार कोई चीज का रिसीव करने के लिए मांग के लिए नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये ऑल ऑफ द अबव। मतलब ये तीनों जो बातें लिखा हुआ है ये सही लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे पार्टनरशिप डीड नहीं बना हुआ है, क्योंकि पार्टनरशिप का जो डीड है ना वो एब्सेंस है। जब पार्टनरशिप का अगर डीड अगर एब्सेंट है तो यहाँ पे तीनों ऑप्शंस में से कोई भी चीज लेने का पार्टनर्स यहाँ पे हकदार नहीं है, चाहे वो कमीशन की बातें करें या सैलरी की बातें करें या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। आपको यहाँ पे एक बात बता देते बच्चा, यहाँ पे क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में क्या बन सकता है, अगर मान लेते हैं यहाँ पे क्या लिख दिया जाएगा, जब साझेदारी संलेख के अभाव हो तो साझेदार किन किन बातों को जो है हकदार हो सकते हैं या नहीं हो सकते, उन मुख्य बातों को लिखें। तो आप अगर मान लीजिए हो सकते हैं तो उसको लिखना पड़ेगा, अब नहीं हो सकते तो क्या क्या नहीं हो सकते उसको लिख सकते हैं, तो इसके लिए आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 पॉइंट आपको ऐसे ही मिल गया है कि नहीं। तो डिपेंड्स करता है आप किस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला यहाँ पे what time would be taken into consideration of equal month amount is drawn at the beginning of each month। देखो जब ये विड्रॉ करने की बात आता है भैया, आप हमेशा ध्यान से इस क्वेश्चन को ध्यान सुन लें। इफ इक्वल मंथली अमाउंट इज ड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, यहाँ पे देखिए क्या होता है, एक साल में कितना होते हैं, 12 महीने होते हैं। और जब बिगिनिंग में बोला गया और ईच मंथ के हिसाब से तो 1 महीना यहाँ पे जोड़ देना पड़ता है, अब भागा 2 कर देना पड़ता है तो हो जाएगा 13, और 13 को 2 से भाग कर लो तो कितना आ जाएगा 6.5। इसमें आपको 6.5, तो 14th की अगर बातें करें बच्चा, यहाँ पे आंसर क्या हो जाना चाहिए, डी, है ना। ये तो हिंदी में आपको दिख गया होगा, लेकिन इंग्लिश में यहाँ पे देखना पड़ेगा क्वेश्चंस में, है ना, डी 6.5 यहाँ पे आपको, वैसे हिंदी या इंग्लिश ऑप्शंस क्वेश्चन सेम ही रहता है ना। तो यहाँ पे व्हाट टाइम वुड बी टेकन इनटू कंसीडरेशन ऑफ इक्वल मंथली अमाउंट इज ड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो वही है, जब बिगिनिंग में हो और मंथली के हिसाब से बात कर रहा है तो बिगिनिंग में जो भी अगर विड्रॉ किया जाता है तो 12 + 1 13 हो जाता है। फिलहाल यहाँ पे ऑप्शंस हो जाएगा डी, 14th का क्या हो जाएगा बच्चा, तो डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 की तरफ। बोला गया यहाँ पे when times of withdraw are not mentioned, अगर मान लीजिए विड्रॉ का टाइम मेंशन अगर नहीं दिया गया तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज, कितने महीनों का हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पे चार्ज लगाते हैं। बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहां से भी 2 मार्क्स से क्वेश्चन आ सकते हैं। वैसे तो ये 6.5 होगा नहीं, तो हम लोग क्या बात करेंगे, 6 मंथ के लिए होता है, ठीक है ना। इसके लिए आपको याद रखने की जरूरत है बच्चा, ठीक है ना। जब भी अगर मान लीजिए विड्रॉ करने का टाइम या ऐसा चीज मेंशन नहीं दिया गया है तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन जो ड्रॉइंग है हम लोग 6 महीना का एवरेज निकाल देंगे, ठीक है ना। तो जब आहरण का समय ना दिखा हो तो आहरण पे ब्याज जो लगाया जाता है वो 6 महीने के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं 16 नंबर। बोला गया यहाँ पे विच अकाउंट इज ओपन व्हेन द कैपिटल आर फिक्स्ड। अभी पूछ रहा था, फिक्स्ड वाला पूछे थे, ठीक है ना। अभी आप क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, विच अकाउंट इज ओपन, कब यहाँ सॉरी कौन सा अकाउंट यहाँ पे ओपन किया जाएगा, जब यहाँ पे कैपिटल क्या कर दिया गया, फिक्स्ड, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल ही अगर मान लीजिए फिक्स की बातें कर रहा है तो देखो ओनली कैपिटल अकाउंट, ओनली करेंट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, और ये क्या लिखे, कैपिटल एंड करेंट अकाउंट की बातें कह रहा है बच्चा, ठीक है। विच ऑफ द अकाउंट इज ओपन
व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड। तो दोनों अकाउंट ओपन करो, कैपिटल अकाउंट भी और करंट अकाउंट भी, ये दोनों ओपन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो साझेदारों की पूंजी अस्थायी होने पर कौन से खाते खोले जाते हैं, एक पूंजी खाता और दूसरा चालू खाता, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शंस फिलहाल क्वेश्चंस का डी है, लेकिन इसका मीनिंग पता होना चाहिए, जिससे क्या होगा ना, देखो हम क्वेश्चंस को लगभग में समझाने की कोशिश इसलिए करते हैं ताकि बच्चों आपका हो सकता है 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन इससे बन जाए, ठीक है, हो सकता है नहीं आता ही आता है इस टाइप के क्वेश्चन, इसी में से लगभग उलट पलट के क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। अगर मैं यहाँ पे समझा देता हूं तो हो सकता है जब आप 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन बना रहे हो तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से सब्जेक्टिव भी बना सकते हो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर बोला गया यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर्स इज, यहाँ पे हिंदी में दिया गया, ये भी देख सकते हो। सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर्स इज अ, क्या होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर्स के लिए, लॉस टू बिजनेस, प्रॉफिट टू बिजनेस, प्रॉफिट टू पार्टनर्स या लॉस टू बैंक। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करें बच्चा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो होता है पार्टनर्स के लिए वो हमेशा प्रॉफिट टू बिजनेस होता है, ठीक है ना। बिजनेस में जो प्रॉफिट होता है उसी के हिसाब से हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की बात करते हैं। साझेदार के आहरण पर जो ब्याज है वो व्यवसाय के लिए लाभ है, ठीक है ना। इसीलिए आप यहाँ पे बी ऑप्शन 17 का क्या लिख सकते हो, बी। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं 18 नंबर, बोला कि यहाँ पे फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट इज क्रिएटेड विथ, ठीक है, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल इज क्रिएटेड विथ, यहाँ पे हिंदी में भी दिया गया, फिलहाल इंग्लिश का ऑप्शन दिया गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऑप्शन बी बोला गया यहाँ पे प्रॉफिट ऑफ द ईयर, ऑप्शन सी बोला गया रेम्युनरेशन ऑफ पार्टनर्स, और ऑप्शन डी लिखा ऑल ऑफ द एबव। तो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल की अगर बातें होता है बच्चा, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्रेडिट किया जाता है, ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्रेडिट किया जाता है, प्रॉफिट ऑफ द ईयर को भी क्रेडिट कर दिया जाएगा, रेम्युनरेशन ऑफ पार्टनरशिप भी लिखा जाता है, और तो तीनों जवाब इसका सही है, तो मैं यहाँ पे डी ऑप्शंस लगाऊंगा, ठीक है ना। जब भी अगर फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट को अगर क्रेडिट करना होगा तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी करते हैं, प्रॉफिट भी कराते हैं, और रेम्युनरेशन ऑफ पार्टनर, रेम्युनरेशन मतलब यहाँ पे पता चल रहा है प्रासंगिक, मतलब काम किया उसके बदले में जो उसको अमाउंट मिलता है ना, उसी की बात चल रहा है, ठीक है ना। इसी वजह से हम इसका आंसर क्या लगाएंगे, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करें तो बोला कि चेंज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिजल्ट इन, ऑप्शन ए रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, ऑप्शन बी डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, और ऑप्शन सी बोला गया एमलगेशन ऑफ द फर्म, और ऑप्शन डी लिखा है नन ऑफ दीज। नहीं, रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा जब भी कोई पार्टनर्स का अगर एग्रीमेंट चेंज हो चुका है, ठीक है ना। जो पहले पार्टनर है उसके बीच में ओल्ड पार्टनर था, नया पार्टनर आया या डेथ कर गया या रिटायर कर गया, उस केस में अगर चेंज अगर होता है एग्रीमेंट तो इसका मतलब उसको क्या कहा जाएगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। इसी वजह से हम लोग क्या लगाएंगे बच्चा, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन, तो आप यहां से भी ऑप्शन लगा सकते हो। बोला कि यहाँ पे इक्वल प्रॉफिट रेशियो ऑफ 3 पार्टनर, आप 3 वो पार्टनर है, अब जब इक्वल की बात कर रहे हैं तो क्या बनेगा बच्चा, 1:1:1। इसको अगर हम फ्रैक्शंस के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखा आता है, 1 2 3, सबको जोड़ना पड़ता है ना। तो जब जोड़ेंगे 1 + 1 + 1 तो कितना बनेगा, 3। तो इसको हम लोग लिखते हैं डिनोमिनेटर में, मान के चलते हैं ये ए पार्टनर है, मान के चलते हैं ये बी पार्टनर, और ये मान के चलते हैं सी पार्टनर। तो ए का अगर बात करें रेशियो क्या बनेगा, 1/3, बी का भी क्या बनेगा 1/3, और सी का भी क्या बनेगा बच्चा 1/3। यहाँ पे तीनों अगर इक्वल पार्टनर अगर होगा तो यहाँ पे इस ऑप्शंस के आधार पे हम लोग किस में ऑप्शन लगाएंगे भैया, तो यहाँ पे देख सकते हो 1/3 1/3 1/3, मतलब यहाँ पे सी ऑप्शंस लग जाएगा, है कि नहीं। इसी वजह से यहाँ पे इंग्लिश बोलो या हिंदी बोलो बात बराबर होता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन 1:1:1 दिया गया है, तो 1 + 1 + 3 हो जाएगा 1/3 1/3 1/3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 20 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर बोला कि गुडविल इज एन एसेट। अब गुडविल है किस प्रकार के एसेट है, यूजलेस, टेंजिबल या वर्थलेस या वैल्यूएबल। देखो टेंजिबल तो हम लोग उसको कहते हैं जो कि किसी भी आप चीज को क्या कर सके, टचेबल हो, ठीक है ना, फिजिकल फॉर्म में दिखाई दे, वो होता है आपका
टेंजिबल, लेकिन गुडविल क्या होता है, इंटेंजिबल होता है कि नहीं। तो गुडविल अगर मान लीजिए आपका इंटेंजिबल एसेट के हिसाब से बात बोला गया है बच्चा, तो यहाँ पे यूजलेस तो होता नहीं है गुडविल, टेंजिबल ये फिलहाल है नहीं, वर्थलेस भी होगा नहीं, इसीलिए हम क्या कहेंगे, वैल्यूएबल होता है, मूल्यबल, सॉरी क्या लिखा हुआ, मूल्यवान होता है, वैल्यूएबल होता है, ठीक है ना। तो गुडविल क्या है, किस प्रकार के एसेट है, वैल्यूएबल, ठीक है ना। तो इसका लगा देना डी 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, बोला गया व्हाट डू यू मीन बाय सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालने के बच्चा हमेशा फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करते हैं। आपको क्या इसमें से क्या क्या ऑप्शंस दिया गया है, बोला गया टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ इयर्स, ऐसा नहीं है, एवरेज प्रॉफिट बाय में लिखा हुआ है नॉर्मल प्रॉफिट, और ऑप्शन सी लिखा है वेटेड प्रॉफिट बाय में नंबर ऑफ परचेज ईयर, और डी ऑप्शन लिखा है नन ऑफ दिस। तो वैसे तो लग जाएगा यहाँ पे नन ऑफ दिस, क्योंकि इसमें से कोई भी ऑप्शन सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि जब भी अगर हम सुपर प्रॉफिट निकालते हैं तो एवरेज में से हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करते हैं, है कि नहीं। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तभी हम इसमें से सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं, और उसमें भी नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना। तो यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। चलो यहाँ पे क्या लगा देना बच्चा, डी, क्या चीज का, 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, बोला कि यहाँ पे द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज नॉट नेसेसरी इन सोल ट्रेडिंग, है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, एकाकी व्यापार में ख्याति का मूल्यांकन आवश्यक नहीं है। अगर कोई एक ही अगर विक्रेता है, कोई अगर एक ही सेलर है, तो क्या उसको गुडविल का वैल्यूएशन करना जरूरी है, तो मेरा आंसर होगा नहीं जरूरी है, ठीक है ना। ऑन सेलिंग द फर्म, ऑन एस्टिमेशन ऑफ लायबिलिटीज, और ऑन एस्टिमेशन ऑफ एसेट, और लिखा यहाँ पे डी नन ऑफ दीज। तो वैसे 23 की अगर बात करें बच्चा, यहाँ पे इतना कह सकते हैं नॉट नेसेसरी है इन सोल ट्रेडिंग, क्योंकि ऑन एस्टिमेशन ऑफ लायबिलिटीज, ठीक है ना। तो द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज नॉट नेसेसरी, सो इज सोल ट्रेडिंग ऑन एस्टिमेशन ऑफ लायबिलिटीज को चेक करने के लिए नेसेसरी आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। इसी वजह से हम यहाँ पे सी क्या ना ऑप्शन है बी, ये बी ऑप्शन लगा देना। 100% आपका सही जवाब है, दायित्व के निर्धारण पे है ना। एकाकी व्यापार में ख्याति का मूल्यांकन आवश्यक नहीं है, किन पर नहीं है, दायित्व के निर्धारण पे नहीं है। क्यों नहीं है, ऐसा इस ऑप्शन के हिसाब से नहीं मैंने बोला था, ठीक है ना। 4 ऑप्शन जो देखा, इसके हिसाब से हम कह सकते हैं जो गुडविल का वैल्यूएशन जरूरी है, लेकिन इसके अलावा भी अगर पूछ दिया जाता तो गुडविल का वैल्यूएशन इतना जरूरी है, तभी तो कंपनी का या जो भी कंपनी है उसका ब्रांडिंग में के वैल्यूएशन बढ़ता है। फिलहाल यहाँ पे इस ऑप्शंस के आधार पे सोल ट्रेडिंग के हिसाब से जरूरी नहीं है, क्योंकि उसके सिर्फ और सिर्फ मुख्य जो मुद्दा होता है जो लायबिलिटीज मेरा कितना है उसके आधार पे, इसीलिए ऑप्शंस बी लगा देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 बोला यहाँ पे द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रिएटेड विथ ऑप्शंस ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऑप्शंस बी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ऑप्शन सी ड्राइंग्स, और ऑप्शन डी लिखा हुआ शेयर इन लॉस। अगर 24 की अगर बात करें तो डी ऑप्शन दिख रहा है, बी में लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बातें कर सकते हैं, उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, ड्राइंग हो गया। द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, अगर क्रेडिट अगर करना होगा तो मैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे 24 की अगर बात करें बच्चा तो ये हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 बोला कि शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा बच्चा बताओ, पहले से ही सोच के रखो। बोला कि शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश, कोई अगर मान लीजिए गुडविल के हिसाब से नए साझेदार द्वारा नगद में लाई गई जो गुडविल होता है, ठीक है ना, कोई नया पार्टनर आया और वो अपना गुडविल के हिसाब से कैश लाया, तो उसको हम कहते हैं प्रीमियम कहते हैं, ठीक ना। एसेट भी नहीं कहते हैं, प्रॉफिट भी नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, डी तो होगा ही नहीं, प्रीमियम के आधार पर लाता है, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे 25 का क्या लगाओगे, सी नंबर, प्रीमियम के आधार पर लाता है। नए साझेदार द्वारा नगद में लाई गई ख्याति कहलाती है प्रीमियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 बोला यहाँ पे डिक्रीज इन द लायबिलिटीज, अगर आपका दायित्व अगर कम हो रहा है तो बताओ इस चारों ऑप्शन में से आपके लिए क्या हो रहा है। ऑप्शन ए लायबिलिटीज, ऑप्शन बी लॉस, ऑप्शन सी एक्सपेंसेस, और ऑप्शन डी लिखा यहाँ पे
गेन। तो 26 का अगर बात करें तो हम कहेंगे गेन हो रहा है, लाभ हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका लायबिलिटीज घट रहा है तो आपका एसेट बढ़ रहा होगा। क्यों? क्योंकि आपको आप उतना उधारी नहीं देना है। आप मान लीजिए आप कहीं से कर्जा लिए हैं तो आपका कर्जा धीरे धीरे कम हो रहा है, मतलब अब आपका एसेट बनेगा, लाभ होगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये लॉस नहीं होगा, ठीक। तो ये तो क्वेश्चन था आपका 26, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो बोला कि यहाँ पे जनरल रिजर्व एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर इज ट्रांसफर्ड टू। जनरल रिजर्व जो होता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब न्यू पार्टनर को ट्रांसफर जो करना होगा किसके हिसाब से करना होगा? ऑप्शन ए रिवैल्यूएशन अकाउंट, ऑप्शन बी बोला गया यहाँ पे ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन सी बोला गया प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और ऑप्शन डी बोला यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट। ऐसा नहीं है। जनरल रिजर्व को एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो न्यू पार्टनर जो ट्रांसफर करना होगा उसको हमेशा बच्चा करना पड़ेगा ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में ही करना पड़ेगा। जब भी कोई नया साझेदार प्रवेश के समय में समान संचय हस्तांतरित किया जाएगा वो पुराने साझेदार के पूंजी खाते में ही करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर बोला गया यहाँ पे ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज डेबिटेड। अगर मान लीजिए कोई नया पार्टनर बोला है ना, एक नए साझेदार के प्रवेश पर संपत्ति के मूल्यांकन में जब कमी को जो डेबिट किया जाएगा वो कौन से खाता में किया जाएगा? ऑप्शन ए इंग्लिश के हिसाब से रिवैल्यूएशन अकाउंट, ऑप्शन बी एसेट अकाउंट, ऑप्शन सी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और डी लिखे यहाँ पे नन ऑफ दीज। तो बच्चों यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, जब भी एडमिशन के टाइम अगर होता है तो हमेशा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। जब नया पार्टनर आता है उसके अगर एसेट में डिक्रीज आता है या इंक्रीज करता है, इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट कर दिया जाएगा और डिक्रीज करेगा तो डेबिट कर देना पड़ता है। कौन से खाता में? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में, याद तो होगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है, याद रखना है यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा 28 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर की बात कर लेते हैं। बोला गया यहाँ पे, ये हिंदी में एक बार देख लो, देख लिया ना। नेक्स्ट इंग्लिश में देखते हैं। यहाँ पे बोला गया यहाँ पे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स द अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व का, ठीक है ना। अगर पार्टनर्स अगर रिटायरमेंट हो रहा है तो उस जनरल रिजर्व को बोला गया यहाँ पे ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन, उसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जितने ही पार्टनर्स है उसके कैपिटल अकाउंट जो ट्रांसफर करेगा वो कैसे करेगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बिल्कुल नहीं करेगा, कैपिटल रेशियो में करेगा बिल्कुल नहीं करेगा, ऑल प्रॉफिट रेशियो में करेगा या नन ऑफ दिस। तो सी ऑप्शन हो जाएगा बच्चा यहाँ पे ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही हमेशा ध्यान रखना जो जनरल रिजर्व है ना वो ट्रांसफर करना पड़ेगा जितने भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट है सबके अकाउंट में, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे? सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन है? तो 29। तो 29 के बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो, फिलहाल यहाँ पे आगे पीछे क्वेश्चन चल रहा है तो मेरे पास उतना टाइम रहता नहीं है जो अच्छे से इस पिक्चर्स को क्या इसको बोलते हैं स्लाइड्स को या पीडीएफ को पूरे तरीके से कलरफुल बनाए। मुझे बस इतना कराना है जो बच्चों के पास अच्छे तरीके से प्रैक्टिस पहुंच जाना चाहिए। मुझे डिजाइनिंग की बात नहीं, सिंपल है, अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन नहीं रहेगा भैया, है कि नहीं है। अब ये नहीं थोड़ा कलरफुल की तरह रहना चाहिए, अट्रैक्टिव थोड़ा सा, अगर इसका बैकग्राउंड होता ब्लैक होता या अच्छे तरीके जो बहुत सारे यूट्यूबर्स करते हैं। हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं मुझे पढ़ाने से मतलब है, आपको सिखाने से मुझे मतलब है, इसीलिए आप सीखने पे ध्यान दें, है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे कमेंट कर हिसाब से बताते हैं सर थोड़ा अट्रैक्टिव रहना चाहिए, इसका बैकग्राउंड ऐसा है वैसा है, समझ में आ रहा है ना। बस क्वेश्चंस पे पढ़ाई पे ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 वाला यहाँ पे ए बी सी आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 1/2, 1/3 और 1/6। सी रिटायर हो गया तो बताना है यहाँ पे जो गेनिंग रेशियो क्या होगा। देखो इसको निकालने का एक सिंपल तरीका भी है, एक लॉन्ग प्रोसेस भी है। पहले क्या करो, इसका सिंपल प्रोसेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो सिंपल प्रोसेस से ही हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं, दिखाई देता होगा 1/2, फिर लिखा दूसरा का 1/3 और तीसरा का लिखा हुआ 1/6। अगर बच्चा यहाँ पे एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है ना, एलसीएम निकालते हैं 2, 3, 6 का, तो निकल के कितना आएगा? 6 निकल के आएगा ना। 2, 3, 6 का एलसीएम कितना होगा? 6 होगा। अब इसको 6 से गुना कर दो यहाँ पे 6 से, ठीक है ना। यहाँ भी 6 से गुना कर दो, यहाँ भी 6 से गुना कर दो। अब जैसे ही 6 से तुम गुना किया तो 2 को इससे कैंसिल करो तो कितना आ जाएगा? 3, इसको इससे कैंसिल करें तो हो जाएगा 2,
इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 1। अब फ्रैक्शन से हट के नॉर्मल यहाँ पे क्या बना रेशियो, इसका क्या रेशियो बना, 3:2:1। अब यहाँ पे ये कौन किसका किसका रेशियो है, ए बी और सी का। अब यहाँ पे कौन रिटायर हो रहा है, सी। क्या बोला कि यहाँ पे सी रिटायर हो रहा है। और जब सी रिटायर हो रहा है, फिलहाल के लिए यहाँ पे सी के जो रेशियो है इसको हटा दो। आपके पास जो रेशियो बच रहा है वो क्या बच रहा है, 3:2। क्या बच रहा है, 3:2। फिलहाल के लिए यही गेनिंग करेगा। ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए था, मैंने इस तरीके से बना दिया, और ऐसे भी बना सकता ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। अब यहाँ पे ऑप्शंस क्या नजर आ रहा है, सी। तो आप ये सी ऑप्शंस लगा लो, कौन सा, 30 का क्या हो जाएगा, सी। तो गेनिंग रेशियो यहाँ पे सी हो जाएगा। अब एक लॉन्ग प्रोसेस भी है, ठीक है ना, उससे भी आप बना सकते, पहले मल्टीप्लाई करोगे, फिर माइनस करोगे, जो बचेगा फिर उसको सिंपलेस्ट करोगे उसके हिसाब से, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हम इस तरीके से बातें कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहो तो इसका आंसर मैंने सी लगाया, आप चाहो तो इसका क्रॉस चेक अपने तरीके से कर सकते हो, ठीक है बच्चा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31 के तरफ। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे, हिंदी में देख सकते हो, देख लिया। इंग्लिश में कह रहे हैं यहाँ पे, इफ द रिटायरिंग पार्टनर इज नॉट पेड इन फुल अमाउंट ड्यू टू हिम इमीडिएटली ऑन रिटायरमेंट, द बैलेंस इज ट्रांसफर्ड टू। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे ये लिखा हुआ है, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो। यदि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को अवकाश ग्रहण करने पर उसकी देय राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जाता है, तो शेष जो राशि होगा उसको हस्तांतरित जो किया जाता है वो कौन से खाता में किया जाएगा। आपके पास 4 ऑप्शंस दिया गया है। ऑप्शन ए लोन अकाउंट, ऑप्शन बी कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन सी बैंक अकाउंट, और ऑप्शन डी बोला यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट। तो भैया यहाँ जो अगर सस्पेंस अकाउंट की बातें करें, ये तो होने वाला है नहीं, ठीक है ना। अगर यहाँ बोला कि इफ द कोई पार्टनर रिटायर हो गया, अगर वो अमाउंट जो बकाया है नहीं पेड किया है, ठीक है, ऐसे समझो अगर मैं किसी फॉर्म के लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं पार्टनर हूं, और हम पार्टनर रहते हुए बिजनेस में मैंने बहुत सारा कर्ज ले लिया, ड्यू है, ठीक है ना, और हम रिटायर हो जा रहे हैं। तो रिटायर अगर हो गए, इमीडिएटली हो गए, तो मेरा जो बैलेंस है, ठीक है ना, बैलेंस जो ट्रांसफर किया जाएगा वो किस अकाउंट में किया जाएगा, किस खाते का आधार पे किया जाएगा। तो हम लोग बच्चा यहाँ पे फिलहाल कह सकते हैं वो तो लोन अकाउंट में ही भेज देंगे, बैंक में तो होगा नहीं, कैपिटल तो होगा नहीं, और सस्पेंस होगा नहीं, क्योंकि फुल अमाउंट ऑफ ड्यू जो है उसके आधार पर मैं यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या लगा दो, लोन अकाउंट लगा दो। बाकी बात आप इसके जवाब अपना क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक है ना। तो ऋण खाते में पूर्ण भुगतान नहीं किया जाता है तो शेष जो होगा ना, नहीं चुकाने पर ऋण बनेगा भैया, है कि नहीं, लोन अकाउंट बन जाएगा इसी वजह से। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन बोला गया यहाँ पे 32 नंबर, ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, ऑन retirement of partner his share of goodwill is written off among continuing partner in their, कौन से रेशियो में किया जाएगा भैया, ये बताओ। ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, पार्टनर रिटायर हो गया, उसके गुडविल का रिटर्न ऑफ करना होगा, उसके बाद जो कंटिन्यू पार्टनर है वो किस तरीके से, किस रेशियो के हिसाब से है ना, वो अपने आप को बांटना चाहेगा। तो मैं यहाँ पे बात कहना चाहूंगा, पहले ऑप्शन देख लो। ऑप्शन ए बोला गया है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऑप्शन बी बोला गया न्यू कैपिटल रेशियो, और ऑप्शन सी बोला गया गेनिंग रेशियो, और ऑप्शन डी बोला गया नन ऑफ दीज। देखो जब कोई पार्टनर पहले से रहता है और जब उसमें से कोई निकल जाता है, उस केस में पार्टनर को फायदा हो जाता है, मतलब कह सकते हैं गेन हो जाता है। तो यहाँ पे जो रिटर्न ऑफ जो अमाउंट द कंटिन्यूइंग पार्टनर इन देयर गेनिंग रेशियो में वो अपने आप के गुडविल को बांट लेगा, लाभ प्राप्ति के अनुपात में वो बांटेगा, ठीक है ना। सी यहाँ पे लाभ प्राप्ति का अनुपात लिखा हुआ, और यहाँ पे इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, गेनिंग रेशियो। तो इसी पे हम टिक लगाएंगे क्योंकि यही इसका जवाब सही है, सी नंबर, ठीक है। तो 32 का क्या हो जाएगा बच्चा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। बोला गया यहाँ पे हिंदी में देख सकते हो, ठीक है। बोला गया ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अमाउंट रिसीव बाय फर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन, ऑप्शन ए ओपनिंग कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन बी क्लोजिंग कैपिटल रेशियो, और ऑप्शन सी बोला ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स, ऑप्शन डी लिखा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर। तो बच्चा यहाँ पे अगर बात करें तो 38 का लग जाएगा सी, क्योंकि ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी जो होता है अमाउंट और पुराने साझेदार के हिसाब से ही बांटना पड़ता है, चाहे जनरल रिजर्व हो या जेएलपी हो, ये सब की अगर बातें करें तो होता है किसके आधार पे, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर के हिसाब से, ठीक है, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चंस की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात बोला गया यहाँ पे ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर अगर डेथ कर गया, द अमाउंट ऑफ ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज क्रेडिटेड, तो उसका जो जेएलपी है मतलब ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है उसको क्रेडिट किया जाएगा टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ, कैसे, ओनली द डिजीज पार्टनर, ऑप्शन ए कह रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग द डिजीज पार्टनर, ऑप्शन सी लिखा है रिमेनिंग पार्टनर इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और ऑप्शन डी लिखा पे रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट रेशियो। तो 34 की अगर बात करें बच्चा तो यहाँ पे हो जाएगा क्या कहते हैं बी, क्योंकि ऑल पार्टनर इंक्लूडिंग द डिजीज पार्टनर के खाते में ये ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी। ठीक है, क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सही तरीके से बनाओ, क्या है ना बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन आपके इससे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस बन सकता है। 35 नंबर क्वेश्चंस यहाँ पे हिंदी में है, इसको देख सकते हो, इसका इंग्लिश वर्जन देखते हैं क्या बोलेगा यहाँ पे 35 का, ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर द प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ऑप्शंस ए, अब देख लेते हैं क्या क्या किसमें भेज सकते हैं हम लोग। अगर बोला गया ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर, पार्टनर का डेथ हो गया, द प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन का जो रिवैल्यूएशन खाता बनाया जाएगा, ठीक है ना, अकाउंट बनाया जाएगा, उसमें से जो प्रॉफिट होगा उसको ट्रांसफर जो करना है, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, कैसे, डिजीज पार्टनर, ऑल पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर या ओनली 2 पार्टनर। ऐसा नहीं है, डेथ के केस में भी जो प्रॉफिट का बातें चलेगा और जो रिवैल्यूएशन ट्रांसफर किया जाता है वो भी मतलब ऑल पार्टनर्स खाते में भेज दिया जाएगा, सारे के सारे खाते, मतलब जितने भी पार्टनर्स हैं ना बच्चा उस सबके खाते में भेज दिया जाता है। ठीक है, तो 35 का क्या लग जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पे, सेम क्वेश्चन लग रहा है फिर से आ गया, लिख रहे हैं यहाँ पे एक्स वाई एंड जेड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 1:3 1:3 1:3, वेरी गुड, मतलब बराबर है। जेड डाइज, जेड गया, अब न्यू पार्टनर रेशियो जो होगा एक्स और वाई के बीच में क्या होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना बच्चा, क्या होना चाहिए, जैसे 1/3 लिखा है यहाँ पे, 1/3 लिखा हुआ है, 1/3 लिखा है, इसका मतलब यही हुआ होगा 1:1 ऐसे बना होगा, तब इसको फ्रैक्शंस में ऐसे लिखा होगा। इसमें से अगर एगो पार्टनर अगर चला जाएगा तो कितना बचेगा 1:1, अब इसको जोड़ लो तो 1/2 और 1/2, आप चाहो तो एक्स वाई यहाँ पे ऐसे करके लिख सकते हो। तो बताओ एक्स वाई का जो रेशियो है इसके हिसाब से तो क्या लग जाएगा, बी लग जाएगा 1/2 और 1/2, बात सही है कि नहीं है, तो यहाँ पे यही लग जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 1/2 लगा देना बी का, सॉरी 36 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला यहाँ पे 37 नंबर, ऑन टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज ऑफ ₹20,000 बाय पार्टनर्स द अकाउंट क्रेडिटेड विल बी, अच्छा कोई जिम्मेदारी लिया, किसी साझेदार द्वारा 20,000 रुपए के दायित्व को भुगतान की जिम्मेदारी लेने पर जो क्रेडिट किया जाएगा वो कौन से खाता होता है। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग बच्चे जानते हैं, यहाँ पे ऑप्शन से लिखा हुआ यहाँ पे, हिंदी में तो पढ़ दिया, इंग्लिश में भी यहाँ पे दिख रहा है, और ए बोला गया यहाँ पे रिलायंस अकाउंट, ऑप्शन बी बोला गया कैश अकाउंट, ऑप्शन सी बोला गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ऑप्शन डी लिखा है यहाँ पे लायबिलिटीज अकाउंट। तो 37 की अगर बातें करें तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जो भी जिम्मेदारी लेता है उसका खर्चा करता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो 37 का क्या हो जाएगा बच्चा, तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर बोला यहाँ पे ऑन डेजुलेशन ऑफ फॉर्म, ठीक है, अगर फॉर्म का डेजुलेशन हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर टू, जो बैंक ओवरड्राफ्ट होगा उसको कौन से खाता में कौन से अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ऑप्शन से पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ऑप्शन बी बैंक अकाउंट, ऑप्शन सी रिलेशंस अकाउंट, ऑप्शन डी बोला गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऐसा नहीं है, ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट है जो ट्रांसफर कर दिया जाएगा डेजुलेशन के समय में वो होगा रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है ना, इसी वजह से यहाँ पे 38 का अगर बात करें तो आप लगा देंगे आप सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 बोला गया यहाँ पे द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व आर ट्रांसफर टू, जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हुआ है एंड रिजर्व हुआ है उसको ट्रांसफर हम लोग कौन से कहां पे कर सकते हैं। ऑप्शन से लाइसेंस अकाउंट, ऑप्शन बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन सी बैंक अकाउंट, ऑप्शन डी बोला यहाँ पे नन ऑफ दीज। तो 39 की अगर बात करें बच्चा, यहाँ पे जो जवाब लगाएंगे हम लगाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। एक्यूमुलेटेड जो भी प्रॉफिट या रिजर्व होता है हमेशा उसको ट्रांसफर कहां पे कर देते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कर देते हैं। हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप अच्छे तरीके से देख सकते हो।
ठीक है बच्चों, यहाँ पे 39 नंबर का क्वेश्चन का जवाब मिल गया बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर पे। बोला कि ऑन डिजुलेशन ऑफ फॉर्म लॉस ऑन रिलेशंस अकाउंट इज डेबिटेड टू विच अकाउंट। अगर डिजुलेशन ऑफ फॉर्म हुआ, लॉस हो गया रिलेशंस अकाउंट का, जो डेबिटेड किया जाएगा वो किस खाता के आधार पर कर दिया जाएगा। तो बच्चा इसके लिए भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही लायबल होता है। तो इसमें भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही हम डेबिट करना होता है। लॉस होगा तो डेबिट कर देंगे, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट कर देंगे, ठीक है ना, पार्टनर्स लेकिन कैपिटल अकाउंट से। ठीक है, ये हो गया आपका बी, मतलब 40 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे 41 का, तो बोला जा रहा है यहाँ पे एट द टाइम ऑफ डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म फिक्सेड एसेट आर ट्रांसफर। जो भी फिक्सेड एसेट है, मतलब कृत्रिम संपत्ति है, उसको हम लोग कहां पे ट्रांसफर कर देते हैं, किस अकाउंट में कर देते हैं। ऑप्शन ए बोला गया कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, ऑप्शन बी बोला गया रिलेशंस अकाउंट, ऑप्शन सी बोला गया कैश अकाउंट, ऑप्शन डी बोला गया पार्टनर्स लोन अकाउंट। यहां पे हम कहेंगे कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स में भेज दिया जाएगा। इसमें भी वही बात है, यहां पे लिखना चाहिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ऐसे करके लिख दिया कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। बाकी बात तो एक है ना, तो साझेदारों के पूंजी खाता में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, डिजुलेशन के समय में अगर कोई फिक्स्ड एसेट है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला यहाँ पे ऑन द फॉर्म डिजुलेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड एट द लास्ट। ऑप्शन लास्ट समय बोला गया, लास्ट समय अगर कोई फॉर्म डिजोल्व हो जाता है, डिजुलेशन हो जाता है, तो उसके लास्ट में जो हम लोग अकाउंट बनाते हैं वो कौन से अकाउंट बनाते हैं, कौन से खाता बनाते हैं। ऑप्शन सी रिलेशन अकाउंट बनाते हैं, ऑप्शन बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, ऑप्शन सी कैश या बैंक अकाउंट बनाते हैं, या ऑप्शन डी पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाते हैं। तो भैया हम लोग लास्ट में जो बनाते हैं कैश या बैंक अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, जब भी कोई फॉर्म का डिजुलेशन अगर हो जाता है तब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर बोला जा रहा है यहाँ पे, इसको आप हिंदी में देख सकते हैं। यदि फर्म की कुल संपत्ति बोला गया 3,25,000 रुपया है और कुल लेनदार जो है वो 45,000 हो, तो साझेदारों की पूंजी खाता राशि क्या होगा। सिंपल सी बात है, 3,25,000 रुपये में से 45,000 रुपये घटा दो, जो आंसर आएगा वही आंसर होगा, है ना। बाकी बात यहाँ पे इंग्लिश में आपको दिखा देते हैं, सेमी क्वेश्चन लिखा हुआ है ना। तो मान के चलिए यहाँ पे टोटल एसेट दिया हुआ है और टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज दिया हुआ है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए, जैसे हम यहाँ पर अगर बात करें, अगर मान लेते हैं एसेट, ठीक है ना, तो एसेट अकाउंट का फॉर्मूला क्या होता है। अगर एसेट अकाउंट की बात करें हम बोल सकते हैं कैपिटल और प्लस में यहाँ पे आउटसाइड लायबिलिटीज। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कैपिटल, पार्टनर का जो कैपिटल लगा वो किस तरीके से होगा। तो यहाँ पे देखो एसेट कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 3,25,000 रुपया। अगर इक्वेशन फॉर्म में अगर दिखाना है तो ऐसे दिखा सकते हो, 3,25,000 रुपया हुआ, उसके बाद कैपिटल निकालने हैं, कैपिटल निकालना है ना, तो ये तो इस तरीके से हुआ। और लायबिलिटीज की अगर बात करें तो वो लिखा हुआ है 45,000 रुपया, तो ऐसे भी लिख सकते हो। आप कैपिटल निकाला ऐसे लिख दो, आप कितना है 3,25,000 माइनस 45,000। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे 45,000 अगर माइनस करते हैं तो आपका कैपिटल निकल के आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से 5 में से 5 गया 0 हो जाएगा, 12 में से 4 यहाँ पे 8 हो जाएगा, बच गया 2, मतलब 3 0 यहाँ पे कॉपी कर लो तो हो जाएगा कैपिटल। ये सी से मतलब यहाँ पे क्या है, कैपिटल है मेरा। ठीक है, तो आप देखो 2,80,000 रुपये किसमें है, तो बी ऑप्शन में है। ठीक है, इसी वजह से हम लोग क्या लगा देंगे यहाँ पे, बी ऑप्शन लगा देंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है नहीं ना। तो यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है 43 का अगर बात करें बच्चा तो हो जाएगा बी। ठीक है, मैंने समझा भी दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर ऑन डिजुलेशन ऑफ फॉर्म, कोई डिजुलेशन फॉर्म हो चुका है, पार्टनर्स लोन अकाउंट इज ट्रांसफर टू। ऑप्शंस ए पार्टनर्स के लोन अकाउंट में ट्रांसफर जो किया जाएगा वो कौन से खाते हैं, बोलेगा ऑन डिजुलेशन ऑफ फॉर्म पार्टनर्स लोन अकाउंट इज, ध्यान देना इस वर्ड पे, इज ट्रांसफर टू। ऑप्शंस ए रिलेशंस अकाउंट, ऑप्शंस बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन सी पार्टनर्स करंट अकाउंट, और ऑप्शन डी लिखा है यहाँ पे नन ऑफ दीज। तो 44 की अगर बात करें तो रिलेशंस अकाउंट क्या हो जाएगा, रिलाइजेशन अकाउंट, लोन अकाउंट इज ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट, याद रखिएगा। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन क्या करे बच्चा, हिंदी में यहाँ पे देख सकते हो, बोला कि इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स एडजुस्टिकेटेड बाय द कोर्ट, कोर्ट के द्वारा अगर एडजुस्टिकेटेड कर दिया गया, एडजुकेटेड
बाय द कोर्ट विल कम अंडर विच टाइप ऑफ डिसोल्यूशन। तो हम कह सकते डिसोल्यूशन बाय कोर्ट है कि नहीं। न्यायालय द्वारा जब किसी साझेदार को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है या किया जाना फर्म किस प्रकार के समापन के अंतर्गत आएगा, क्वेश्चन यही पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप क्या कहोगे, ऑप्शन से डिसोल्यूशन बाय कोर्ट या कंपलसरी डिसोल्यूशन हो गया और ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटीजेंसी हो गया या नन ऑफ दीज हो गया। अगर मान लीजिए न्यायालय के द्वारा अगर साझेदार को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है तो न्यायालय द्वारा समापन हो गया या तो हम कह सकते हैं वो अनिवार्य समापन हो गया। बताओ क्या होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो यहाँ पे कंपलसरी डिसोल्यूशन हो गया, क्योंकि जब कोर्टे कह दिया है ना बंद तो बंद, घोषित तो घोषित, ठीक है ना। तो डिसोल्यूशन बाय कोर्ट यहाँ पे हो जाना चाहिए, है कि नहीं। फिलहाल यहाँ पे बच्चों आपका क्या विचार है, मैं तो यहाँ पे लगा देता हूँ कंपलसरी डिसॉल्व हो जाए, मतलब पूरे तरीके से खत्म, है ना, पूरे तरीके से यहाँ पे कहानी खत्म हो जाती है। इसलिए डिसोल्यूशन हम यहाँ पे मान लेते हैं कंपलसरी हो चुका है, ठीक है। तो आप लोग भी यहाँ पे कंपलसरी डिसोल्यूशन लगा सकते हो, लेकिन बहुत सारे बच्चों का जहन में होगा सर डिसोल्यूशन कोर्ट के द्वारा हुआ तो डिसोल्यूशन बाय कोर्ट होना चाहिए, है ना, न्यायालय के द्वारा समापन हुआ, ठीक है, हो तो गया लेकिन ये पूरे तरीके से खत्म हो गया, इसीलिए हम कह सकते हैं कंपलसरी डिसोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी आप लोगों का क्या यहाँ पे जवाब है आप कमेंट में कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला यहाँ पे 46 नंबर बोला गया इफ इक्विटी शेयर 10 रुपीज इच इज इशूड बोला गया 12, मतलब शेयर का वैल्यू बोला गया 10 रुपए के हिसाब से 12 रुपए के हिसाब से लिया गया है, तो इज एट कॉल 10 रुपए के वैल्यू 12 रुपए के हिसाब से बेचा जा रहा है, कोई ऐसा है, बात समझ में आ रहा होगा बच्चों। तो ऑप्शन से ये लिखा हुआ को किस प्रकार के जो है ना यहाँ पे इशूज है किया गया है, इशूड एट पार, इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट डिस्काउंट और डी लिखा है नॉन ऑफ दीज। तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा 10 रुपया का अगर 12 रुपए में अगर हम बेच रहे हैं तो उसको हम कहते हैं प्रीमियम के हिसाब से, इसी वजह से 46 का अगर बात करें तो हो जाएगा बी, ठीक है, प्रीमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कम रहा तो डिस्काउंट और जितना में है उतना ही में अगर बेचते हैं तो एट पार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया बच्चों यहाँ पे 47 नंबर प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर कैन बी यूज्ड फॉर ऑप्शन ए इश्यू ऑफ बोनस शेयर, ऑप्शन बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ऑप्शन सी ट्रांसफरिंग टू जनरल रिजर्व, ऑप्शन डी लिखा है ऑल ऑफ दीज। नहीं, ऑल ऑफ दीज की बात है ये नहीं है, क्योंकि प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स कैन बी यूज जो होता है वो इश्यू बोनस शेयर के लिए ही किया जाता है, ठीक है। तो 47 की अगर बात करें बच्चा तो क्या लिखोगे ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 48 नंबर टोटल अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज साइड इंक्लूड, अच्छा टोटल अमाउंट जो होता है लायबिलिटीज का उसमें क्या इसमें से इंक्लूड करना पड़ेगा, ऑप्शन ए ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑप्शन बी इशूड कैपिटल, ऑप्शन सी सब्सक्राइब्ड कैपिटल और ऑप्शन डी बोला यहाँ पे पेड अप कैपिटल। तो 48 का जो है ना पेड अप कैपिटल को ही इंक्लूड किया जाता है, टोटल अमाउंट ऑफ लायबिलिटी साइड इंक्लूड्स पेड अप कैपिटल, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 बोला गया शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट किस प्रकार के अकाउंट होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ध्यान सुनिएगा, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों को अभी तक नहीं मालूम है जी किस प्रकार के अकाउंट होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला गया शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट किस प्रकार के होते हैं, ऑप्शन से पर्सनल अकाउंट, ऑप्शन बी लिखा हुआ रियल अकाउंट, ऑप्शन सी लिखा है नॉमिनल और ऑप्शन डी लिखा है नॉन ऑफ दीज। तो हमेशा ध्यान रखने अलॉटमेंट अकाउंट फिलहाल के लिए यहाँ पे क्या है पर्सनल अकाउंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 का तो ये हो गया, 50 पे चलते हैं। प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर इज सो ऑन विच साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ठीक है, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर, अगर प्रीमियम पे शेयर को इश्यू किया गया है तो प्रीमियम का जो अमाउंट है वो हम बैलेंस शीट में किस तरफ दिखाएंगे, ठीक है। ऑप्शन ए बोला गया एसेट साइड, ऑप्शन बी बोला गया लायबिलिटी साइड, ऑप्शन सी बोला गया बोथ साइड और ऑप्शन डी लिखा है यहाँ पे नन ऑफ दीज। मतलब यहाँ पे अगर बात करें बच्चा तो हमेशा ध्यान रखना है वो लायबिलिटी साइड में ही दिखाया जाएगा, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर इज सो इन विच साइड, बैलेंस शीट में तो लायबिलिटी साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर पे चलते हैं। 51 नंबर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स इज, डिस्काउंट पे अगर बात किया जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन से फिक्स्ड एसेट, ऑप्शन बी करंट एसेट, ऑप्शन सी रियल एसेट या ऑप्शन डी लिखा है फिक्सियस एसेट, ठीक है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स तो यहां पे लग जाएगा बच्चा फिक्सियस एसेट, ठीक है, ऑप्शन डी 51 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर बोला यहाँ पे ऑन लिक्विडेशन ऑफ कंपनी प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ डिवेंचर इज रिटर्न,
रिटर्न जो होगा वो किसके खाता में चला जाएगा, किसके हिसाब से होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल, बी बोला गया यहाँ पे लास्ट ऑफ ऑल, और सी बोला बिफोर इक्विटी कैपिटल, ऑप्शन डी बोला गया है नन ऑफ दिस। तो 52 की अगर बात करें बच्चा तो यहाँ पे बिफोर इक्विटी कैपिटल के हिसाब से होता है। अगर कोई लिक्विडेशन कंपनी प्रिंसिपल नंबर डिवेंचर्स का अगर रिटर्न करना होगा तो बिफोर इक्विटी कैपिटल के हिसाब से, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। तो 52 का हम लोग लगाएंगे ऑप्शन सी लगा देंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर पे। बोला कि पेटेंट एंड कॉपीराइट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑप्शन ए करंट एसेट, ऑप्शन बी लिक्विड एसेट, ऑप्शन सी इंटेंजिबल एसेट, ठीक है। नन ऑफ दिस की बात यहाँ पे है ये नहीं है, क्योंकि पेटेंट और कॉपीराइट किस प्रकार के होते हैं एसेट, तो इंटेंजिबल एसेट हो, जैसे कि बहुत सारे बच्चे को मालूम ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर की बात करें। डिविडेंड इज यूजुअली पेड किसके हिसाब से, ऑन ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑप्शन बी ऑन इश्यूड कैपिटल, ऑप्शन सी ऑन पेड अप कैपिटल। देखो भैया, जो पेड अप कैपिटल होता है ना, जो हम अमाउंट को पे किए हुए रहेंगे उसी पे ना हमको डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। मतलब हम किसी को पैसा देंगे तभी तो हम उसको उस पे किसी प्रकार का लाभ ले सकते हैं, इंटरेस्ट के हिसाब से, कोई भी चीज के हिसाब से। इसी वजह से यहाँ पे हम ऑन पेड अप कैपिटल के हिसाब से डिविडेंड को यहाँ पे बातें कर सकते हैं ना। तो लाभांश का जो सामान्यतः दिया जाता है वो दिया जाता है प्रदत्त पूंजी पे, प्रदत्त पूंजी पे दिया जाता है, ठीक है। मतलब ऑन पेड अप कैपिटल, ठीक है। तो 54 का क्या हो जाएगा, तो सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें 55 नंबर। बोला यहाँ पे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व्स। तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ऑल ऑफ दिस। तो एनालिसिस जो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए कौन कौन चीज को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ऑल ऑफ दिस। तो चलो ऑल ऑफ दिस लगा दो, सही जवाब है ऑल ऑफ दिस ही, ठीक है ना। ऑप्शन हो जाएगा डी, 55 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर बोला यहाँ पे फाइनेंशियल एनालिसिस इज यूजफुल फॉर इन्वेस्टर, फॉर शेयर होल्डर्स, फॉर डिवेंचर्स होल्डर, और ऑप्शन डी लिखा है ऑल ऑफ द एबव। तो 56 का जवाब भी हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि ये सबके लिए फायदे होता है फाइनेंशियल एनालिसिस कराना, ठीक है। ऑप्शन डी सबके लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर बोला गया है द टर्म फिक्स एसेट इंक्लूड्स। तो फिक्स एसेट में कौन चीज को इंक्लूड किया जाएगा, तो सीधा जवाब मशीनरी को हम इंक्लूड करेंगे, बी ऑप्शन। बाकी बात ये सब नहीं, बी ऑप्शन क्या होगा, फिक्स एसेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर बोला गया यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज। इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज नहीं है। ऑप्शन ए एडवर्टाइजमेंट है, बी बोला कि लॉस ऑन सेल ऑफ कार, ये नहीं है, तो ठीक है ना। तो यहाँ पे सीधा बी लगा देते हैं। बाकी सैलरी हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हो गया, ये सब का सब जो है ना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आते हैं, सिर्फ यहाँ पे कार को बेचने से नहीं आता है, ठीक है बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 59 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है हिंदी में नगद बिक्री है, वो तो हम लोग को पता है कौन सा इसमें नगद बिक्री होगा भैया। चलो देखते हैं इसका इंग्लिश में, कैश सेल्स इज किस प्रकार का यहाँ पाएगा। ऑप्शन से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑप्शन बी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और ऑप्शन सी फाइनेंशियल एक्टिविटी, और ऑप्शन डी लिखा नॉन ऑफ दिस। नहीं, ऑपरेटिंग होता है। क्या होता है, कैश सेल्स जो होता है वो ऑपरेटिंग कहलाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 60 नंबर बोला गया इश्यू ऑफ शेयर इन कंसिडरेशन ऑफ परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी रिजल्ट इनटू। ऑप्शन ए इनफ्लो ऑफ कैश, ऑप्शन बी आउटफ्लो ऑफ कैश, ऑप्शन सी नाइदर इनफ्लो और नोर आउटफ्लो, और ऑप्शन डी बोला गया नन ऑफ दीज। तो भैया यहाँ पे लग जाएगा सी, क्योंकि यहाँ पे इश्यू ऑफ शेयर अगर करते हैं परचेज ऑफ बोला गया प्लांट एंड मशीनरी के हिसाब से, तो यहाँ पे ना ही इनफ्लो होगा और ना ही आउटफ्लो होगा, ठीक है ना। इसी वजह क्योंकि कैश पे किसी भी प्रकार का फर्क नजर नहीं आने वाला है, इसी वजह से नाइदर इनफ्लो नॉट आउटफ्लो, ठीक है। ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 60 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर बोला गया प्रीमियम ऑन रिडम्पशंस ऑफ डिवेंचर्स इज। प्रीमियम पे अगर रिडम्पशंस करा रहे हैं ऋण पत्र के शोधन पर, जो प्रीमियम है वो क्या होगा। ऑप्शन ए एसेट, ऑप्शन बी एक्सपेंसेस, ऑप्शन सी लायबिलिटीज, या ऑप्शन डी रेवेन्यू। तो हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा, लायबिलिटीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लायबिलिटी होगा ना, प्रीमियम ऑन रिडम्पशंस, ठीक है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशंस किया, डिवेंचर्स इज एसेट है, हाँ ठीक है। लायबिलिटीज हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर की बात करें, बोला कि यहाँ पे प्रीमियम ऑन रिडम्पशंस ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट इज अ
प्रीमियम और वो भी रिडम्पशन डिवेंचर्स की बात कर रहा है, तो किस प्रकार के अकाउंट होगा भैया? पर्सनल अकाउंट, ऑप्शन बी बोला गया है रियल अकाउंट, ऑप्शन सी नॉमिनल या ऑप्शन डी सस्पेंसेस। देखो जब भी अगर प्रीमियम और रिडम्पशन की बातें किया जाए तो ये पर्सनल अकाउंट ही होता है, ठीक है, इसीलिए क्या लग जाएगा? ए, 62 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर बोला गया सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट इज एन, क्या है? ऑप्शन ए इनकम, ऑप्शन बी एक्सपेंडिचर, ऑप्शन सी एसेट या ऑप्शन डी बोला गया यहाँ पे लायबिलिटीज। बिल्कुल नहीं, सिंकिंग फंड जो होता है वो एक एसेट होता है, ठीक है, सी ऑप्शन लगा दो 63 का। 64 की अगर बात करें बच्चा तो बोला गया यहाँ पे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स इज जनरली प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ, ऑप्शन ए इशू ऑफ डिवेंचर्स, ऑप्शन बी रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, ऑप्शन सी राइटिंग ऑफ और ऑप्शन डी लिखा है आफ्टर 10 ईयर। ऐसा कुछ है नहीं, हम यहाँ पे बात कहने जा रहे हैं इशू ऑफ डिवेंचर। प्रीमियम और रिडम्पशन डिवेंचर इज जनरली जो किया जाता है प्रोवाइड एट द टाइम इशू ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर 64 का हो जाएगा बच्चा ए। 65 पे चलते हैं, बोला अगर कंपनी इशू थाउजेंड्स, ठीक है ना, शेयर्स 12% डिवेंचर्स ऑफ 100 इच एट 10% प्रीमियम, तो यहाँ पे 12% का मतलब क्या होगा? 12% स्टैंड फॉर क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन से रेट ऑफ डिविडेंड, ऑप्शन बी रेट ऑफ टैक्स और ऑप्शन सी बोला गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऑप्शन डी बोला गया नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर 65 की अगर बात करें बच्चा तो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस 12% का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट की बातें चल रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर बोला गया यहाँ पे बैलेंस शीट इज बैलेंस शीट इज क्या है? यहाँ पे एक अकाउंट है, ऑप्शन सी पूछ रहा है, ऑप्शन बी क्या ये स्टेटमेंट है, ऑप्शन सी बोला गया बोथ ए एंड बी है या नन ऑफ दी, नहीं, क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट होता है, ठीक है ना, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया 67 नंबर शेयर कैपिटल इज, जो शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल इज शोन इन बैलेंस शीट अंडर विच हेड, किसके हेड में यहां पर रखना पड़ेगा? बैलेंस शीट के। जब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं तो शेयर कैपिटल को हम लोग किस हेड के अंदर में रखने वाले हैं? ऑप्शन से सब्सक्राइब कैपिटल, ऑप्शन बी इशूड कैपिटल, ऑप्शन सी पेड अप कैपिटल और ऑप्शन डी बोला यहाँ पे शेयर होल्डर फंड। तो 67 की अगर बात करें तो हम लोग यहाँ पे जब शेयर कैपिटल को अगर बैलेंस शीट के अंदर अगर दिखाना पड़े तो हम लोग यहाँ पे अगर बात करें तो लगा देंगे शेयर होल्डर्स के फंड खाते में। तो 67 की अगर बात करें बच्चा तो आप क्या लगाओगे? डी, ठीक है। नेक्स्ट 67 का डी शेयर होल्डर फंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर बोला जाए यहाँ पे An annual report is issued by company for option A directors, option B management, option C shareholders, option D auditor। बताओ बच्चा यहाँ पे क्या होना चाहिए? तो हमेशा कहेंगे यहाँ पे शेयर होल्डर्स के लिए ही होता है जब एनुअल रिपोर्ट इशू किया जाता है बाय कंपनी फॉर किसके लिए? शेयर होल्डर्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो 68 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें 69 नंबर बोला कि इन विच मीटिंग ऑफ कंपनी डायरेक्टर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड, ऑप्शंस ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग, ऑप्शंस बी एनुअल जनरल मीटिंग, ऑप्शन सी बोला गया मैनेजर्स मीटिंग, ऑप्शन डी बोला गया यहाँ पे नन ऑफ दिस। तो 69 की अगर बात करें तो एजीएम मतलब एनुअल जनरल मीटिंग के द्वारा ही रिपोर्ट को तैयार किया जाता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो हो जाएगा आपका 69 का बी ऑप्शन एनुअल जनरल मीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर की बात करें बोला यहाँ पे ऑल रिसिप्ट ऑफ कैपिटल नेचर आर शो इन, जितने भी रिसिप्ट ऑफ कैपिटल नेचर का होगा उसको हम लोग को कहां दिखाना होगा? ऑप्शंस ए इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ऑप्शन बी बैलेंस शीट, ऑप्शन सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन डी बोला यहाँ पे नन ऑफ दीज। तो 70 की अगर बात करें तो हो जाएगा बैलेंस शीट, ठीक है। जितना भी रिसिप्ट एंड कैपिटल नेचर का होगा वो हमेशा बैलेंस शीट पे ही दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर वर्टिकल एनालिसिस जो होता है बच्चा वो हमेशा ध्यान रखना। वर्टिकल मतलब क्या? ऐसे। और जब वर्टिकल एनालिसिस जब होता है तो हमेशा दिखाया जाता है आपका किसके हिसाब से? स्टैटिक एनालिसिस के तरह से, ठीक है। सो वर्टिकल एनालिसिस 71 की बात कर रहे हैं तो वर्टिकल एनालिसिस जो होता है जिसको हम लोग स्टैटिक एनालिसिस बोलते हैं, ये सिंगल कॉलम होता है, मैंने डिटेल में पढ़ा है, उसके हिसाब से आप देख सकते हो अकाउंटेंसी में दिया गया। तो वर्टिकल एनालिसिस जो होता है सिंगल कॉलम होता है, इसमें मल्टीपल बातें नहीं होती है, स्टैटिक एनालिसिस कहलाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या लग जाएगा? 71 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर बोला गया यहाँ पे इंटरप्रिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा? क्रिटिसिज्म एनालिसिस, कंपैरिजंस एंड ट्रेंड स्टडी, ऑप्शन सी लिखा है यहाँ पे ड्राइंग कंक्लूजंस और ऑप्शन डी लिखा है यहाँ पे
ऑल ऑफ द एबव। तो 72 का हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, ठीक है ना, मतलब 72 नंबर ये क्वेश्चंस है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। 73 नंबर क्या लिखा है यहाँ पे, ब्रेक इवन पॉइंट रेफर्स टू दैट पॉइंट वेयर, क्या होता है, क्या होता है यहाँ पे, टोटल कॉस्ट आर इक्वल टू टोटल सेल्स जब होगा ना बच्चा, उसी को बोलते हैं। बाकी बात ये सब होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि मैंने इकोनॉमिक्स में और इससे पहले अगर बात करें तो आपको अकाउंटेंसी में भी मैंने बात बोला, जहां पे टोटल कॉस्ट होगा बराबर में टोटल सेल्स, मतलब टीआर बराबर में टीसी जहां पे अगर हो जाएगा, वहां पे भी आप ब्रेक इवन पॉइंट रेफर्स कर सकते हैं उस पॉइंट को, ठीक है ना। फिलहाल इस क्वेश्चन का जवाब जो है 73 नंबर का जो जवाब है वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। क्या लग जाएगा बच्चा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर बोला गया द मोस्ट कंपनी यूज टूल फॉर इन फाइनेंशियल एनालिसिस आर, सबसे मोस्ट जो टूल होता है फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए, ठीक है ना, कौन सा टूल यूज करना होता है मोस्ट ऑफ द कंपनी की बात करें तो यहां पे अगर देखें तो बोला कि ए कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रेशियो, ऑल ऑफ द एबव। तो ऑल ऑफ द एबव ये सारे टूल जो दिखा हुआ है ना, ये सब टूल यूज करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए, ठीक है, ये कॉमन है। नेक्स्ट 75 नंबर यहाँ पे हिंदी में देख सकते हो, बोला कि यहाँ पे कॉमन साइज स्टेटमेंट आर आल्सो नोन एज डायनेमिक एनालिसिस, क्योंकि कॉमन साइज स्टेटमेंट में बहुत सारे कॉलम को बनाए जाते हैं, इसीलिए इसको डायनेमिक बोला जाता है, इसमें कंपेयरिंग किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे लगा दोगे बच्चा ए, ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें 76 नंबर, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स इज कंसीडर्ड एज, अगर हम इनकम टैक्स को अगर पेमेंट कर दिए हैं तो हम इसको किसके हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं, ऑप्शंस ए डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑप्शंस बी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और ऑप्शन सी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑप्शन डी बोला यहाँ पे नन ऑफ दिस। तो हम 76 का बोलेंगे ए, क्योंकि जितना भी इनकम टैक्स होता है वो किसी के द्वारा पासेज नहीं किया जाता, वो खुद को पे करना होता है, इंडिविजुअल्स होता है, इसी वजह से यहाँ पे हम डायरेक्ट टैक्स में इसको या डायरेक्ट एक्सपेंसेस के हिसाब से, फिलहाल यहाँ पे इनकम टैक्स है ना, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कंसीडर किया जाएगा डायरेक्ट, ठीक है ना। तो 76 का क्या हो जाएगा बच्चा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर बोला यहाँ पे इन कॉमन साइज बैलेंस शीट टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज एज्यूम टू बी इक्वल टू 100, किसके हिसाब से होता है 100, मतलब 100% के हिसाब से एजम्पशंस लेके बनाए जाते हैं, इसीलिए हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा यहाँ पे 78 नंबर बोला यहाँ पे वर्टिकल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस की अगर बातें करें वो किस तरीके से एनालिसिस किया जाएगा, तो अभी अभी इसका जवाब लगता है दोबारा क्वेश्चन आ गया है, वर्टिकल एनालिसिस इज आल्सो नोन एज स्टैटिक एनालिसिस, मैंने इसका जवाब दे रखा है, ठीक है ना। अभी एक क्वेश्चन आया था, रिपीट कर गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं, फिर से लगता आ गया। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज हॉरिजॉन्टल, अब हॉरिजॉन्टल क्या कैसा होता है, इस तरीके से होता है, इसीलिए इसमें लग जाएगा डायनेमिक एनालिसिस हम लोग इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो 79 का यहाँ पे लग जाएगा ए, ठीक है बच्चा, 79 का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन क्या करें, ट्रेंड एनालिसिस इंक्लूड्स, तो ट्रेंड एनालिसिस में क्या क्या चीज को इंक्लूड किया जाएगा, तो यहाँ पे लिखा है क्रिटिसिज्म एनालिसिस, कंपैरिजन एंड ट्रेंड स्टडी, ऑप्शन सी लिखा है ड्राइंग कंक्लूजन्स, ऑप्शन डी लिखा है पे ऑल ऑफ द एबव। तो 80 की अगर बात करें तो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, सारे चीज को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 बोला यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज मोस्ट इंपोर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ कंपनी, ठीक है, लॉन्ग टर्म, ऑप्शन से प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ऑप्शन बी डेब्ट इक्विटी रेशियो, ऑप्शन सी स्टॉक टर्नओवर रेशियो और ऑप्शन डी लिखा है करंट रेशियो। क्या होना चाहिए बच्चा यहाँ पे, तो 81 की अगर बातें करें तो आप लगा सकते हैं यहाँ पे डेब्ट इक्विटी रेशियो, क्योंकि यहाँ पे ये मोस्ट इंपोर्टेंट डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी है, सॉल्वेंसी ऑफ द कंपनी डेब्ट इक्विटी होता है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 81 का लग जाएगा भैया बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर बोला गया द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग आउट डेब्ट इक्विटी रेशियो, ऑप्शंस ए लॉन्ग टर्म डेब्ट शेयर होल्डर फंड्स, ऑप्शंस बी डिवेंचर्स इक्विटी फंड्स कैपिटल, ऑप्शन सी बोला गया नेट प्रॉफिट, अच्छा ये बाय लगाओ, डिवेंचर्स बाय इक्विटी कैपिटल, ऑप्शन सी लिखा है नेट प्रॉफिट बाय टोटल कैपिटल और डी बोला यहाँ पे नन ऑफ दिस। 82 का ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया डेब्ट इक्विटी रेशियो, तो मैंने अभी भी जवाब दिया था जो लॉन्ग टर्म डेब्ट बाय शेयर होल्डर फंड्स के हिसाब से ही हम लोग डेब्ट इक्विटी रेशियो निकाल सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में होता है, ठीक है ना। यही ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82, 82 का क्या हो जाएगा बच्चा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर
बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड एसेट, इसमें से कौन सा लिक्विड एसेट में आएगा, लैंड, स्टॉक, डेप्टर्स, या सी बोला गया यहाँ पे बिल्डिंग। ए ऑप्शन है लैंड, बी बोला गया स्टॉक, ऑप्शन सी बोला गया बिल्डिंग और ऑप्शन डी बोला गया यहाँ पे डेप्टर्स। तो 83 की अगर बात करें बच्चा तो 83 का हो जाएगा डेप्टर्स, क्योंकि ये सबसे ज्यादा लिक्विड एसेट माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी 83 का। ये कौन सा क्वेश्चन है, 83 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर, करंट रेशियो इज, करंट जो रेशियो होता है उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटीज, पहला ही ऑप्शन लग जाएगा। ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा 84 का ऑप्शन जो होगा यहाँ पे बच्चा ए, क्योंकि करंट रेशियो का जो फॉर्मूला होता है सी आर बराबर में जो होता है वो सी ए अबाय में होता है सी एल, इसी वजह से यही ऑप्शन होगा, बाकी बात सब गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर बोला गया यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, इसमें से कौन सा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में नहीं कंसीडर किया जाएगा, ऑप्शंस ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ए, ऑप्शंस बी नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑप्शन सी करंट रेशियो, ऑप्शन डी बोला गया ऑपरेटिंग रेशियो। नहीं, ऑप्शन सी हो जाएगा, करंट रेशियो को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के लिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 86 की बात कर लेते हैं। बोला गया टोटल सेल्स लिखा है यहाँ पे 3 लाख, डेप्टर्स लिखा है एट द बिगिनिंग का 25,000 एंड क्लोजिंग डेप्टर्स लिखा है 36,000, तो कैश सेल्स कितना होगा। देखो इसका सिंपल सा फंडा होता है, जितना सेल्स है ना उसमें क्लोजिंग बैलेंस को जोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3,36,000 हो जाएगा ना, अगर तुम इसको और इसको जोड़ते हो तो 3,36,000 जोड़ दो दिया। अब बिगिनिंग का यहाँ पे जो लिखा हुआ है कितना लिखा है 25,000 रुपया, इसको अगर नहीं 25,000 रुपया अगर जोड़ेंगे, बिगिनिंग का नहीं उल्टा लिखा गया, देखो 3 लाख प्लस 25,000 कितना हुआ 3,25,000। ठीक है, इसमें 36,000 रुपया को मुझे घटाने हैं, तो घटाने के बाद 15 में से 6 गया हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा कितना 11 में से 3 गया हो जाएगा 8 2, यही रूल होता है, हम उल्टा कर रहे थे। मतलब 3 लाख सेल्स है ना, तो 3 लाख में से जो बिगिनिंग वाला है उसको हम लोग को जोड़ देना है, बिगिनिंग का जोड़ देना होता है, क्लोजिंग को घटा देना होता है। तो बताओ बच्चा यहाँ पे, अब मेरा तो आ गया 2,89,000, तो 86 की अगर बात करें तो 86 का हो जाएगा मेरे हिसाब से ए ऑप्शन, क्या हो जाएगा ए। ठीक है, बाकी तो आप बताना कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 बोला गया यहाँ पे करंट रेशियो बोला गया यहाँ पे 1:2 दिया है, तो अभी मैंने बताया था जब करंट रेशियो जो होता है वो करंट एसेट अबाय में होता है करंट लायबिलिटीज, तो करंट रेशियो कितना दिया 1/2 इक्वल्स टू करंट लायबिलिटीज कितना दिया हुआ यहाँ पे 25,000, तो 25,000 लिखो। तो करंट एसेट की बातें पूछ रहा है तो हम यहाँ पे इसको इससे डिवाइड कर लेंगे तो 12,500, तो देखो 12,500 आपको आंसर हो जाएगा, मतलब बी। ठीक है ना, 12,500 यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। तो करंट एसेट कितना हो जाएगा भैया 12,500, कैसे मैंने बता दिया। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर बोला यहाँ पे लिक्विड रेशियो इज डिराइव्ड बाय डिवाइडिंग क्विक एसेट बाय, ऑप्शन से लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, बिल्कुल नहीं करंट लायबिलिटीज, ऑप्शन सी लिखा है यहाँ पे क्रेडिटर्स ओनली, क्रेडिटर्स ओनली, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पे बच्चा यहाँ जो ऑप्शन लग जाएगा 88 का वो लग जाएगा बी। ठीक है ना, तो 88 का क्या लग जाएगा बी, क्योंकि क्विक एसेट निकालने के लिए लिक्विड रेशियो इज डिवाइडेड बाय क्विक एसेट, तो करंट लायबिलिटीज के हिसाब से। ठीक है ना, क्विक एसेट अबाय में करंट लायबिलिटीज इक्वल्स टू लिक्विड रेशियो कहलाता है फॉर्मूला के हिसाब से। फॉर्मूला याद है ना, फॉर्मूला याद कर लेना सारे का। नेक्स्ट बोला गया 89 नंबर टेंजिबल एसेट ऑफ कंपनी इंक्रीज अगर कर गया 4 लाख से 5 लाख, तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ चेंज। बहुत सिंपल है, बताओ 4 लाख से अगर 5 लाख हो गया तो कितना का चेंज हुआ 1 लाख का हुआ ना। अब पहले कितना था 4 लाख, बेस प्राइस हमेशा पहले वाला लिया जाता है, पहले 4 था 4 से हो गया 5 लाख, तो बेस प्राइस कितना पहले वाला को क्या बोला जाता है बेस प्राइस, तो 4 लाख, तो 4 लाख नीचे रखेंगे इनटू हो जाएगा कितना 100, तो जितना भी है लाख से कट गया तो 1/4 इनटू हो जाएगा 100 डिवाइड कर लो तो हो जाएगा 25%। तो बताओ यहाँ पे कितना परसेंटेज का चेंज हो जाएगा 25%। कितना चेंज हुआ 4 लाख से 5 लाख, तो 5 लाख माइनस 4 लाख 1 लाख, 1 लाख बट्टे 4 लाख यहाँ पे निकाल लेंगे तो 25%। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भैया बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर की बात करें, एसेट अकाउंट इज, जो एसेट होता है वो किस प्रकार के एसेट होते हैं, तो रियल अकाउंट होते हैं। जो भी एसेट अकाउंट होगा वो हमेशा क्या होता है बच्चा
तो रियल अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, तो 90 का हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर की बात करें, बोला कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड अपॉन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ए एंड बी बोथ, और डी बोला गया नन ऑफ दीज। देखो, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है वो हमेशा कैश बेसिस पे ही होता है, इसी वजह से ए, सॉरी ऑप्शन तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर बोला यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैश आइटम, इसमें से कौन सा कैश आइटम में कंसीडर कर सकते हो। तो 92 का अगर बात करें तो कैश सेल्स ही क्या हो जाएगा, कैश आइटम कहलाता है। तो 92 का हो जाएगा ए, बाकी बात सब गलत है। 93 का बात करें, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर फ्रॉम, कहां से, ऑप्शन से बैलेंस शीट, ऑप्शन बी बोला गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन सी बोला गया एडिशनल इंफॉर्मेशन, ऑप्शन डी बोला गया यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव। तो 93 की अगर बात करें तो ऑल ऑफ द एबव सारे जगह से। ठीक है, 94 नंबर बोला गया पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स इज क्लासिफाइड एज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑप्शन बी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ऑप्शन सी फाइनेंशियल एक्टिविटीज, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो 94 की अगर बात करें बच्चा तो हो जाएगा यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स नहीं, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। अगर इनकम टैक्स को अगर हम पेमेंट कर रहे हैं, फाइनेंशियल एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग इनकम टैक्स, चलो फिलहाल तो यहाँ पे ऑपरेटिंग के हिसाब से लगा देते हैं। इनकम टैक्स होता है डायरेक्ट टैक्स, ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग लगा दो। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन 95 की बात करें, while calculating operating profit which will be added to net profit, option A interest received, option B profit on sale of asset, option C increase in general reserve, option D refund of tax। तो 95 की अगर बात करें बच्चे यहाँ पे तो इंक्रीज इन जनरल रिजर्व हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, 95 का क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यहाँ पे कैश फ्लो की बात करें जहां पे सिर्फ कैश का ही ट्रांजैक्शन होने चाहिए, ऑप्शन सी परचेज ऑफ मशीनरी, ऑप्शन बी इशू ऑफ शेयर, ऑप्शन सी कैश परचेज ऑफ इन्वेंट्री, ऑप्शन डी परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो 96 की अगर बात करें परचेज ऑफ मशीनरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है ना, परचेज ऑफ मशीनरी हुआ, इशू ऑफ शेयर्स, कैश परचेज ऑफ इन्वेंट्री, और डी बोला गया परचेज ऑफ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। देखो यहाँ पे निम्न में से संचालन संबंधी क्रिया को रोकड़ प्रकार का उदाहरण कौन सा है, स्टॉक का नगद क्रय करना। तो कैश परचेज अगर होता है ना इन्वेंट्री का कैश, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ नहीं, परचेज ऑफ मशीन लिखा हुआ है लेकिन कैश की नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ कैश वाला ही बात चलेगा, कैश परचेज ऑफ इन्वेंट्री, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर की बात करें, इनकम टैक्स रिफंड इज अ डैश ऑफ कैश, ऑप्शन है सोर्सेज, एप्लीकेशन, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी लिखा है यहाँ पे नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे 97 की अगर बात करें बच्चा तो लग जाएगा ए। ठीक है ना, सोर्सेज, इनकम टैक्स रिफंड इज अ सोर्सेज ऑफ कैश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें 98 नंबर, हाउ विल यू ट्रीट बैंक ओवरड्राफ्ट इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, किस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं बच्चा। तो 98 की अगर बात करें कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से हम लोग कर सकते हैं 98 का। 99 की अगर बात करें तो बोला यहाँ पे एन एग्जांपल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इसमें से कौन सा जो है इन्वेस्टिंग में आएगा। ठीक है ना, इसमें से कौन सा इन्वेस्टमेंट में आएगा। 99 के लिए अगर बात करें तो 99 का हो जाएगा अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय नॉन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना, 99 का जो होगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट की अगर बात करें 100 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ कैश इक्विवेलेंट, ट्रेड बिल, ऑप्शन ट्रेजरी बिल, लिक्विड शॉर्ट टर्म, तो सब का सब मतलब ऑप्शन हो जाएगा डी 100 नंबर क्वेश्चंस का। ठीक है बच्चों, तो 100 यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो चुका है। बाकी बात यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। ठीक है ना, इस क्वेश्चंस को अगर आपको जवाब चाहिए, जितना भी क्वेश्चंस यहाँ पे है इसका अगर आपको जवाब चाहिए या नहीं चाहिए, फिर भी मैं इसका वीडियो बना के आपको सॉल्यूशंस के साथ आपको देंगे, जो इंपॉर्टेंट होगा वही सिर्फ। ठीक है ना, सारे क्वेश्चंस नहीं, क्योंकि यहाँ जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की बातें चल रहा है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बातें चल रहा है। और अगर मेरे चैनल पे अगर जाओगे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसका जवाब मैं पहले से ही बना के दे रखा है, तो जाके प्लीज वीडियो को सही तरीके से देखें, समझे, और जहां भी अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।